हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने जा रही हूँ, जो आपके सेमेस्टर 4 का केमिस्ट्री है, जिसका फर्स्ट चैप्टर है। 2 पेपर मैं बता दूँ, केमिस्ट्री का 3 पेपर है, 300 नंबर का। तो एक प्रैक्टिकल है पूरा और एक आपका पूरा फिजिकल है, एक ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री ऑफ हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये आपका सेमेस्टर 4 से भी मैच करेगा, और जिनका भी क्लास 12, ये पूरा सिलेबस क्लास 12 का ही है। हैलो एल्केन हैलो आयरन करके नाम चैप्टर का है। तो हेलो एल्केन हेलो आयरन वाले स्टूडेंट भी जो क्लास 12 में है वो भी देख सकते हैं इसको, क्योंकि पूरा आपको इसमें है। तो इसमें मैं आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो होता है एल्काइल हैलाइड का, ठीक है, इसमें 2 पार्ट है आपका। एल्काइल हैलाइड है आपका, या फिर एराइल हैलाइड है। तो एल्काइल हैलाइड में आपका मैं मेथड प्रिपरेशन कंप्लीट करूंगी। फिर जो एसएन रिएक्शन होता है, SN1 SN2, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में विथ नोट्स मैं आपको डिटेल में आपको समझाने जा रही हूँ, ठीक है। नोट्स भी आपको अच्छे से मिल जाएगा और आपको अच्छे समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहले तो अल्काइल हैलाइड होता क्या है? द कंपाउंड इज फाउंड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन बाय एनी हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड हैलो एल्केन और अल्काइल हैलाइड। इसको हैलो एल्केन भी बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। तो ये बनता कैसे है? तो एल्केन का जो ग्रुप होता है, जो कि हम लोग जानते हैं, आपने पढ़ के आया होगा CnH2+2, जो इसका फॉर्मूला होता है। तो CH4 अगर बोलते हो तो ये मेथेन है। तो मेथेन से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, तो बचता है आपका पास CH3। तो जब भी आपका एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटता है, तो उसका नाम में सफिक्स में आइल यूज कर देते हैं। तो आपका ये हो जाता है मेथाइल। क्या हो जाता है? मेथाइल। तो जो भी आपका एल्केन है, एल्केन में से आप जो है सो एल्केन अगर आपके पास जो भी है, तो उसमें से आप एक हाइड्रोजन हटाओगे तो उसको आपको मिलेगा, वो एल्काइल मिलेगा, ठीक है। अगर आप इथेन में से हटा रहे एक हाइड्रोजन, तो आपको इथाइल मिलेगा। आप प्रोपेन में से हटा रहे तो प्रोपाइल मिलेगा, इस तरीके से। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी आपका कंपाउंड है, उसमें से आप एक हाइड्रोजन हटाते हो और उसके बदले आप कोई भी हैलोजन एटम को लेके आते हो, वो तो आपका एल्काइल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी हैलोजन एटम को लेके आ जाओगे, तो आपका हैलो एल्केन कहलाएगा, ठीक है। और उसको फिर हम एल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका फॉर्मूला है कि आपका मान लो कि ये CH3 है और यहाँ पे H है, ठीक है। ये आपका मेथेन हो जाएगा, इसको एल्केन भी बोलते हैं कॉमन नेम में। इसका एक हाइड्रोजन हटता है यहाँ से, ये हाइड्रोजन हट जाएगा, इसके बदले हैलोजन ग्रुप आ जाएगा। जानते ग्रुप नंबर 17 में जो आपके एटम्स है, जैसे कि आपको क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 आप हैलोजन ग्रुप याद रख लो। तो हैलोजन एटम अगर यहाँ पे ज्वाइंट होता है, तो आपका बनता है हेलो एल्केन। यहाँ पे लिखा हुआ भी है। इसका नाम क्या लिख सकते हैं हम लोग? एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं और हेलो एल्केन भी बोलते हैं। तो आप इसको मिथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो और क्लोरोमिथेन भी बोल सकते हो। तो ये आपका हो गया एल्काइल हैलाइड का डेफिनेशन। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है? इसको सिंथेसिस भी बोलते हैं, अलग अलग बुक में लिखा रहता है। तो देखिए क्या क्या तरीका है, कौन कौन से मेथड्स है किसी भी हेलो एल्केन को बनाने के। तो मैं बता देती हूँ आपको एक कि आपको कोई भी चीज़ बनाना हो तो उसके मेथड्स बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो चीप मेथड है और जो आप आसानी से करवा सकते हो, और जो है सो फाइनेंशियली भी वो सस्ता मेथड हो, तो उसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। बाकी जो सिलेबस में है वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जितने मैं मेथड बना रही हूँ उतना ही मेथड होता है, और भी कई मेथड्स हम लोग बना सकते हैं। लेकिन जो हमारे बुक में है और जो हमें ईजी लगता है और आसान होता है, सस्ते में हो जाता है, उसको हम लोग पहली प्रायोरिटी देते हैं। तो सबसे पहले फ्रॉम एल्किन से। एल्किन से कैसे बनाते हैं, देखिए जरा से यहाँ पे। फ्रॉम एल्किन, रिएक्शन ऑफ एल्किन विथ X2। X2 मतलब कि यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन का होगा इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो जब CCl4 के प्रेजेंस में हम एल्किन का रिएक्शन X2 मतलब हेलोजन ग्रुप से करवाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो, व्हेन एल्किन इज ट्रीटेड विथ X2 दैट इज Cl2 एंड Br2। X2 है आपका, लेकिन आपको क्लोरीन या ब्रोमीन लेना है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है। तो CCl4 के प्रेजेंस में अगर आप ये रिएक्शन करवाते हो, तो आपको एल्काइल हैलाइड मिलता है। आपने यहाँ पे एथीन लिया, क्लोरीन लिए। तो देखो यहाँ पे इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको समझाती हूँ कि होता क्या है। मान लो कि आपका CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है। हमें जोड़ना है Cl2। तो क्या होता है कि एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पे, ऐसे ज्वाइंट होता है। तो एक HCl आपका बाहर हो जाता है, और एक जो है सो यहाँ पे फिर से देखो थोड़ा, यहाँ पे आपका CH2 है, डबल बॉन्ड CH और ऐसे H होता है, ठीक है। तो एक जो Cl है यहाँ से अटैच होता है, वो आपका निकल के HCl बन जाता है, और एक और जो Cl बचेगा, यहाँ का जो वैलेंसी खाली होगा, वहाँ पे आके अटैच हो जाता है। तो इस तरीके से आपका CH3, देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गया, और एक आपका Cl यहाँ पे आके अटैच हो जाता है, और यहाँ पे बचता है आपका HCl, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये इथीन एथीन जो था, वो आपका बन गया इथाइल क्लोराइड, या फिर क्लोरोएथेन भी बोल सकते हैं इसको। और साइड में आपका जो बाय प्रोडक्ट है वो आपका HCl निकलता है, ठीक है। बिल्कुल आसान से समझिए, जो भी दिक्कत हो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। रिएक्शन विथ HX, हम लोग का एल्कीन में जो है, एल्कीन में ही हम
एल्कीन का बना रहे तो एक बार रिएक्शन करवाएं X2 के साथ, अब रिएक्शन करवाएंगे HX के साथ, एल्कीन का ही। देखो यहाँ पे एथीन लिए हैं, एथीन का हम लोग HCl से, मतलब कि वहाँ पे हमने सिर्फ Cl2 लिया हुआ था, है ना, यहाँ पे हम HCl ले रहे हैं, HX ले रहे हैं, है ना, तो HX के जगह आप HCl HBr आप कुछ भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन, तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो HCl है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो CH2 है, डबल बॉन्ड CH2, ये क्या होता है, एक H यहाँ पे और एक Cl यहाँ पे आपका जाकर अटैक करता है, तो इसका जो ये जो आपका पाई बॉन्ड है ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, और फिर यहाँ पे आपका बनता है CH2, पहले से था CH बनकर CH3, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन, यहाँ से जो ये पाई बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे अब इसका CH2 और Cl हो जाता है, यहाँ पे एक वैलेंसी खाली हो जाता है क्योंकि पाई बॉन्ड टूट गया है। तो यहाँ पे आपका बनता है फिर से ये आपका, अगर आप प्रोपेन लोगे तो प्रोपेन में भी ये रिएक्शन हो सकता है। मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मान लो क्या कि आपने प्रोपीन ले लिया, ठीक है, यहाँ पे CH3 लेते हैं, यहाँ पे CH2, यहाँ पे आपका जो है सो CH2 नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपने CH3 लिया, सिंगल बॉन्ड, ये सब आपको आनी चाहिए, CH नोमेनक्लेचर भी आना चाहिए, नोमेनक्लेचर अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। देखो यहाँ पे इसका वैलेंसी का 4 हो गया, अब हम लोग इसके रिएक्शन करवा रहे हैं HCl से, तो यहाँ पे जो है सो आपका ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका दो रूल बनता है, यहाँ पे आपका बन सकता है रीज़न क्या, कि आप ये जो H और Cl है यहीं पे ऐड करवाओगे, है ना, अब यहाँ पे कहाँ पे ऐड करवाओगे, तो यहाँ पे हम लोग H ऐड करते हैं, यहाँ पे Cl ऐड करते हैं, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये आपका टूट जाएगा, तो क्या बनेगा, क्या CH3 CH Cl और यहाँ पे आपका CH3 हो जाएगा, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3, यहाँ पे आपका बनेगा CHCl, यहाँ आपका बनेगा CH3, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नाम अगर लिखे तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो 2 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा या फिर क्लोरोप्रोपाइल हो सकता है, ठीक है। देखो ये आपका जो रूल है ये आपका मार्कोनी-कोप्स रूल है। देखो यहाँ पे क्या बोलता है, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन समझ रहे हो कि दोनों तरफ जो है सो डबल बॉन्ड हैगा, तो इधर आपका 2 कार्बन है तो इधर आपका 1 कार्बन हो, इधर आपका अगर 3 कार्बन है तो 2 कार्बन, लेकिन दोनों कार्बन नंबर ऑफ कार्बन जो है सो मैच ना करें, अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, तो उस टाइम में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कोप्स रूल। मार्कोनी-कोप्स रूल क्या कहता है, यहाँ पे देखो, ये आपका पूछ सकता है क्लास 12 में भी और सेमेस्टर 4 के नोट्स में भी पूछ सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन मार्कोनी-कोप्स रूल। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल द इलेक्ट्रोफाइल, मतलब क्या कि जो आपका हाइड्रोजन है इज एडेड टू दैट कार्बन एटम विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आपका जो हाइड्रोजन है वहीं पर जाकर जुटेगा जहाँ पे जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन एटम है। इसका मतलब क्या कि जो रिच है पहले से वो फिर से रिच बनेगा, रिच बिकम्स रिचर होगा। जैसे कि यहाँ पे देख लो, इसमें जो है आपका HCl को ऐड करवाना है तो H कहाँ पे ऐड होगा, जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है तो यहीं पे जाकर आपका H ऐड हो जाएगा, यहाँ आपका Cl ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे CHCl और यहाँ पे आपका CH3, बाकी आपका खत्म हो गया। तो इस तरीके से आपका एल्काइल हैलाइड बन भी गया और ये आपका रूल भी फॉलो हो गया। तो ये आपका मार्कोनी-कोप्स रूल कहते हैं। और यहाँ पे जो बनता है आपका ये एंटी मार्कोनी-कोप्स रूल में बनता है, रिएक्शन विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अगर पेरोक्साइड है प्रेजेंस में तो यहाँ पे एंटी मार्कोनी लग जाएगा, लेकिन अगर पेरोक्साइड नहीं होता तो हम लोग यही रूल लगाते हैं, ठीक है। लेकिन पेरोक्साइड इफेक्ट जो होता है ये आपका बस Br के प्रेजेंस में ही होता है, HBr, और कोई यहाँ पे हेलोजन ग्रुप हम लोग नहीं ले सकते, इसको ध्यान में रखिएगा। When alkene is treated with HBr in the presence of peroxide, alkyl bromide is formed. This is only possible in HBr. यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ HBr में ही ये पॉसिबल है। It is also known as peroxide effect और खरास इफेक्ट भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। In case of unsymmetrical alkene, the product is formed in accordance to anti-Markovnikov rule, that is, state the electrophile is added to that carbon atom which has less number of hydrogen atom. जब मतलब कि पहले वाला जो था मार्कोनिकोव रूल उसका उल्टा हो गया, यहाँ पे एंटी लगा दे तो उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे आपका H ऐड नहीं होगा, यहाँ पे अब जो सब पुअर जो है वो आपका रिच होगा। एग्जाम्पल देखो तो और अच्छे समझ पाएगा। यहाँ पे देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr है, ठीक है। ये आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है बिल्कुल। यहाँ पे अगर मान लो कि अब हम लोग यहाँ पे लाइन खींच दे, इधर आपका 1 बन रहा है, इधर आपका 3 बन रहा है, जो कि अनसिमेट्रिकल है। अगर यहाँ पे 2 2 होता तो आपका सिमेट्रिकल होता, मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन अगर बोथ साइड सेम है तो आपका सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे HBr को ऐड करना है तो देखो यहाँ पे कम हाइड्रोजन है तो यहीं पे आपका H अटैच हो जाएगा, यहाँ आपका Cl अटैच होगा। तो CH3 ये सेम था, ये भी सेम था CH2, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH2Br हो जाएगा। इस दोनों पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका था फ्रॉम एल्कीन से। तो फ्रॉम एल्कीन से हमने देखा कि 4 रिएक्शन हो रहा है, चारों का अच्छे से याद रख लीजिए, ठीक है। पहला तो रिएक्शन विथ X2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, फिर रिएक्शन विथ HX, फिर रिएक्शन HX होगा तो उसमें फिर जो है आपका लगेगा वो वाला
मार्कोनी कॉप्सुलर, फिर रिएक्शन विद HBr जिसमें आपका पेरोक्साइड इफेक्ट होता है। 3 मेथड हो गए यहाँ पे एल्कीन में। अब देखते हैं फ्रॉम एल्केन से। फ्रॉम एल्केन से कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम लोग फोटो हेलोजिनेशन भी बोलते हैं। तो क्या होगा, व्हेन एल्केन इज ट्रीटेड विद X2, मतलब कि यहाँ पे Cl2 Br Fi कुछ भी हो सकता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड, दिस इज आल्सो नोन एज फोटो हेलोजिनेशन। तो फोटो वर्ड आया है, फोटो वर्ड आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि फोटोन्स जो होता है वो स्मॉल बंडल्स ऑफ लाइट होते हैं, स्मॉल पैकेट्स ऑफ लाइट। तो यहाँ पे क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है इसलिए फोटो हेलोजिनेशन बोलते हैं, क्योंकि हेलोजन जुट रहा है, हेलोजन ग्रुप जुट रहा है, इसलिए हेलोजिनेशन बोले। देखो यहाँ पे ये आपका एल्केन था, इसका नाम क्या है, इसका नाम एथेन है। इसमें Cl2 जोड़ है सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट को हम लोग H म्यू भी दिखाते हैं, ठीक है। H आपका प्लैंक्स कांस्टेंट था, याद आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक Cl यहाँ पे अटैच हो जाएगा और एक H के साथ यहाँ पे जब एक H यहाँ पे अटैच होगा तो यहाँ पे एक Cl जब यहाँ पे अटैच होगा तो यहाँ से एक H निकलेगा, तो वो H और ये Cl मिलके आपका बाहर हो जाता है, आपका बनता है CH3 CH2Cl और बाई प्रोडक्ट आपका HCl बनता है। इसको हम लोग एथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोइथेन भी बोल सकते हैं। ये आपका था फ्रॉम एल्केन से। फ्रॉम एल्केन से या फ्रॉम अल्कोहल से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो रिएक्शन विद X2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। यहाँ भी X2 से रिएक्शन करवाते हैं और एनहाइड्रस ZnCl2 से रिएक्शन करवाते हैं। तो क्या होता है, व्हेन एन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद X2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे आपका ये अल्कोहल है, ये Cl2 से रिएक्शन कर रहा है और ये आपका एनहाइड्रस ZnCl2 है, प्रेजेंस याद रखिएगा आप सिर्फ। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो मैं आपको थोड़ा सा रिएक्शन समझाती हूँ। ये आपका CH3OH है, यहाँ पे जब Cl अटैच होता है तो एक Cl आपका जो है सो 2 Cl है, तो कुछ ये जो O है ये आपका वेपर के फॉर्म में निकल जाता है, बचता है आपका H। तो एक यहाँ से Cl, 2 Cl है तो एक H एक Cl आपका निकल जाता है और एक Cl जाके आपका यहाँ पे CH3 में अटैच हो जाता है, तो बनता है CH3Cl और आपका निकलता है बाई प्रोडक्ट HCl। ये हो गया। उसका नाम आप जानते हो मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमेथेन। रिएक्शन में एसोसिएटेड इसको थायरनल क्लोराइड भी बोलते हैं। ये आपका अच्छा सा रिएक्शन है, ये भी अच्छा रिएक्शन है। व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद SoCl2 दैट इज थायरनल क्लोराइड एल्काइल क्लोराइड इज फॉर्म, इट इज आल्सो नोन एज डार्जन प्रोसेस। इस प्रोसेस को डार्जन प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये आपका अल्कोहल है, यहाँ पे थायरनल क्लोराइड लिए हुए और यहाँ पे क्या किए कि यहाँ से आपका फिर से ये OH निकल जाएगा बाहर और ये आपका SoCl2 में से एक Cl जाके अटैच हो जाएगा और SO2 और यहाँ से जो O था यहाँ पे O था, SO2 मिल गया, यहाँ से आपका एक H और Cl मिलके ये आपका बाहर निकल जाता है HCl और ये आपका बनता है क्लोरोइथेन या फिर इथाइल क्लोराइड बोल सकते हैं, दो नाम आप बोल सकते हो। इसको हम लोग अच्छा मेथड बोलते हैं क्योंकि दोनों इसमें जो है सो दोनों ये जो है सो गैस के फॉर्म में SO2 और HCl दोनों गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है, मतलब कि उड़ जाता है, निकल जाता है। तो ये आपका अच्छा मेथड होता है बनाने का। रिएक्शन विद PCl5 क्या है, तो व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद PCl5 एल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड। कैसे होता है, देख लो यहाँ पे अल्कोहल लिए हुए, इसका नाम जानते हो आपको, आप लोग एथेनॉल बोलते हैं इसको, इसमें PCl5 रिएक्ट करवाते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि इसका मैं ट्रिक समझाती हूँ कि कैसे इससे रिएक्शन करता है। तो देखो यहाँ पे CH3 CH2OH है, तो PCl5 है ना, तो एक तरीके से लेते हैं हम लोग, पहले यहाँ पे लेते हैं PCl3, यहाँ पे लेते हैं Cl, यहाँ पे लेते हैं Cl, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ से एक H और एक Cl निकल के बाहर हो जाता है और एक Cl यहाँ पे अटैच हो जाता है और आपका बनता है यहाँ से एक OH और PH3 निकल जाता है। तो देखो यहाँ पे CH3 CH2Cl हुआ, यहाँ से बेसिक से आपको क्या करना है कि OH निकाल देना है। OH निकालोगे तो ये P के साथ मिलके यहाँ पे PO3 बना लेता है और एक Cl यहाँ पे अटैच होता है, बचता है 4 Cl, तो 4 Cl का यहाँ पे आपका HCl यहाँ से बन जाता है। एक Cl यहाँ पे लगा, एक Cl यहाँ पे, फिर इसको बैलेंस करना पड़ता है, बैलेंस करोगे तो फिर आपका बैलेंस हो जाएगा, वैलेंसी इसका बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको बस बेसिकली ये ध्यान रखना है कि यहाँ से आपका OH निकलता है और यहाँ पे Cl अटैच हो जाता है और आपका बाय प्रोडक्ट में POH का होल 3, इसको H3PO3 भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। फिर रिएक्शन विद PCl3 है। PCl3 में क्या होता है कि उसी तरह से आपका जो है मेथनॉल है PCl3 से रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पे आपका CH3Cl, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ Cl अटैच होगा और ये आपका POH3 का निकल जाएगा बार बार, यहाँ पे आपका HCl भी निकल जाता है। एक और है रिएक्शन विद X2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में X2 से रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल का, तो भी क्या होता है कि यहाँ पे आपका CH3Cl निकलता है और ये आपका POH का होल 3, ये
फिर देखते हैं एक और मेथड है फिंकलस्टन रिएक्शन। ये नेमिंग रिएक्शन भी है, ये बहुत फेमस रिएक्शन भी है। कभी कभी आपको ऐसे ही डायरेक्टली रिएक्शन पूछ देता है नेमिंग रिएक्शन का। तो जितने भी नेमिंग रिएक्शन एक्सक्यूज मी, जितने भी नेमिंग रिएक्शन मैं बता रही हूँ उसको आप लोग जो है सो अलग से नोट कर लें, उसको याद कर लें, क्योंकि वो आपका एग्जाम में पूछने की ज़्यादा चांसेस है। वैन एल एल्काइल क्लोराइड When alkyl chloride or alkyl bromide is treated with NaI in the presence of triacetone, alkyl iodide is formed. This reaction is known as Finkelstein reaction. It is also known as halogen exchange reaction. इसको हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हेलोजन इसमें चेंज हो जाता है। पहले से था एल्काइल ब्रोमाइड था पहले से, अब क्या कर दिए हैं कि उसमें जो है सो हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं NaI के साथ, तो ये आई वहाँ पे जाके ब्रोमाइड को इंटरचेंज कर देता है और एल्काइल आयोडाइड बना लेता है। इस तरीके से हेलोजन एक्सचेंज हो जा रहा है। रिएक्शन समझो तो अच्छे समझ में आएगा। ये देखो CH3CH2Cl था, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इथेन क्लोराइड या फिर क्लोरो इथेन भी बोलते हैं, इथेनाइल। तो यहाँ पे क्या होगा कि NaI से जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ का आई और यहाँ का आपका जो है सो जाके अटैच हो जाता है यहाँ पर, यहाँ से Cl और Na निकल जाता है। पहले तो NaCl निकलेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, जहाँ से फिर ये आपका आई अटैच हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ये आपका अल्काइल आयोडाइड हो गया, जिसको हम लोग बोलेंगे इथेनाइल आयोडाइड या फिर आइडो इथेन भी बोल सकते हैं। और ये आपका NaCl बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन था। उसी तरीके से स्वार्ट्स रिएक्शन होता है, एल्काइल ब्रोमाइड का ही है, लेकिन यहाँ पे जो चेंज होता है वो आपका फ्लोराइड से चेंज होता है, मतलब फ्लोरीन यहाँ पे आता है हेलोजन में AgF से। तो इसको जब हम लोग हेवी मेटल्स लाइक Hg2F2 AgF वगैरह से रिएक्शन करवाते हैं, या फिर आप S6 SbF3 मतलब एंटीमनी फ्लोराइड AsF3 से रिएक्शन करवाते हो, तो आपका क्या होता है यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे जो ब्रोमीन था उसको हटा के उसकी जगह पे खुद बैठ जाता है, और यहाँ पे आपका Ag एल्काइल क्लोराइड या फिर एल्काइल ब्रोमाइड दोनों केस में ये रिएक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ आपका एल्काइल क्लोराइड का रिएक्शन है, एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे AgF से क्या होगा कि ये Cl और Ag सॉल्ट बन के निकल जाएगा और आपका बनेगा CH3CH2F, ठीक है। तो ये था आपका टोटल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को आप अच्छे से टेबल वाइज लिख लें और याद भी कर लें। अब केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं हेलो एल्केन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। द केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन होता है, रिडक्शन होता है, रिएक्शन विथ मेटल होता है। ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज भी होते हैं, केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, जो कि आपका सब्स्टिट्यूशन में आपके सिलेबस में आपको SN1 पढ़ना है, SN2 पढ़ना है। एलिमिनेशन को मैं अगले वीडियो में कवर करूंगी, ठीक है। यहाँ तक आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन पूरा कर लेते हैं, SN1 SN2 बहुत ही अच्छे से मैं समझाऊंगी और आपको जो है सो समझ में आ जाएगा। आप ध्यान से वीडियो को देखें पूरा नोट्स के साथ। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? The alkyl halide generally undergo nucleophilic substitution reaction. In such reactions, the halogen atom of alkyl halide is replaced by a variety of nucleophiles. देखो इतना भारी भरकम मत समझो, मैं आपको आसान से समझाती हूँ कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता क्या। सब्स्टिट्यूट आपने सुना होगा, पर्यायवाची शब्द को सब्स्टिट्यूट वर्ड भी बोलते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है बेसिक सा कि उसको रिप्लेस कर देना, ठीक है, उसकी जगह उसको हटा के खुद उसकी जगह पे बैठ जाना, ये होता है सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक है यहाँ पे। देखो दो तरीके से होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल भी होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होता है, और एक आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होता है। तो यहाँ पे जो आपको पढ़ना है वो आपको, क्योंकि एल्काइल हैलाइड है, हेलो एल्केन है, तो हेलो एल्केन में आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होता है। तो देखो होता क्या है यहाँ पे, पहले सबसे पहले जो न्यूक्लियोफाइल है इसको मतलब समझो। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल, तो फाइल का जो वर्ड है, फाइल मतलब होता है लविंग, ठीक है, या फिर उसकी चाहत रखना। और न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, मतलब क्या है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं ये न्यूक्लियस के लवर होते हैं, न्यूक्लियस लविंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस का मतलब प्लस, तो प्लस को कब अट्रैक्ट करेगा, प्लस को कब चाहेगा, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। मतलब क्या है कि ये आपका नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो प्लस को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ठीक है। इतना मत समझ में आया? तो ये न्यूक्लियोफाइल्स के थ्रू ही आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। सब्स्टिट्यूशन को आपको जो है सो जो भी आपका वहाँ पे हेलोजन ग्रुप है उसको सब्स्टिट्यूट करके न्यूक्लियोफाइल खुद वहाँ पे बैठ जाता है। अब यहाँ पे दो ऑर्डर का रिएक्शन होता है, एक आपका SN1 है, एक आपका SN2 है।
तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियर फिलिक जो होगा वो आपका यूनिमॉलिक्यूलर होगा। 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर मतलब क्या कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा। वहाँ पे जो है सो रेट ऑफ रिएक्शन आपका जो है 1 आएगा, तो बोलेंगे SN1 है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक अगर बायोमॉलिक्यूलर होगा, 2 वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, अगर ऑर्डर जो आएगा रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर जो आएगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की वजह से जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, अगर वो 2 आएगा तो बोलेंगे क्या कि SN2 रिएक्शन है। समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन अभी समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहले नोट समझो। द एल्काइल हैलाइड जनरली अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोल रही है कि एल्काइल हैलाइड जनरली जो है सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही करता है। इन सच रिएक्शंस द हैलोजन एटम ऑफ एल्काइल हैलाइड इज रिप्लेस्ड बाय अ वैरायटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। समझ आया यहाँ तक बात, कि ऐसे रिएक्शन में जो हैलोजन एटम है वो रिप्लेस हो जाते हैं किसके द्वारा? न्यूक्लियोफाइल्स के द्वारा। ठीक है, ठीक। अभी आगे देखिए। The nucleophilic substitution reaction of alkyl halide follows the two types of mechanism। इसके 2 मैकेनिज्म होते हैं, एक SN2 एक SN1। तो पहले मैं आपको SN2 समझाती हूँ क्योंकि SN2 आपको थोड़ा आसान लगेगा। एल्काइल हैलाइड को रिप्लेस करना है न्यूक्लियोफाइल से, बस इतना माइंडसेट आप बना के रखना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट मीन्स सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर 2 से बायोमोलिकुलर रिएक्शन आ वन स्टेप मैकेनिज्म दैट फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक। और ये जो रिएक्शन होता है सेकेंड ऑर्डर का होता है, ये भी याद रखना। द रिएक्शन अकर्स थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट। ये जो है सो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू अकर होता है। इसके बाद क्या बोल रहा है, द रिएक्शन अकर्स थ्रू एंड सेकेंडरी एंड प्राइमरी हेलोकेन अंडरगोज SN2 रिएक्शन। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा कुछ समझाती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो आपका एल्काइल हैलाइड है, पहले आप समझिए कि एल्काइल हैलाइड होता क्या है। एल्काइल मैंने समझाया था क्या कि अगर आपका मीथेन है, मान लो कि आपका मीथेन है, ऐसे बनाती हूँ एक्सपेंड करके, ये आपका मीथेन था, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन होता। तो अगर मीथेन की एक हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दे आपको हाइड्रोजन को, तो आपका एल्काइल हैलाइड बनेगा ये। तो ये कैसा एल्काइल हैलाइड है, पहले मुझे ये बताओ। 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री है? तो ये जो आपका हैलोजन ग्रुप है, कितने कार्बन से अटैच है? सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो ये आपका होगा क्या? 1 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग मिथाइल क्लोराइड बोलते हैं। या फिर ये आपका 1 डिग्री है, या फिर मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ, CH3 CH2 Cl। ठीक है, तो ये जो आपका बोलेंगे कि हैलोजन ग्रुप है, ये जिस कार्बन से अटैच है, ये कितने कार्बन से अटैच है? तो ये एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये भी आपका 1 डिग्री होगा। ठीक है, लीनियर मिल रहा है अभी तक हम लोग को। अभी मैं एक और एग्जाम्पल दिखाती हूँ, CH3, यहाँ पे आपको बना CH, यहाँ पे आपको बना CH3, ये आपको बना Cl। ठीक है, वैलेंसी देख लो पूरा। अभी जो क्लोरीन है जिस कार्बन से अटैच है, ये कितनी कार्बन से अटैच है? तो 2 कार्बन से। तो ये आपका होगा 2 डिग्री। मतलब क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच होता है वो कितने कार्बन से अटैच होगा, वही उसका डिग्री को डिसाइड करेगा। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। ये आपका C है, ये आपका CH3 है, ये CH3 है, ये भी CH3 है, और यहाँ आपका Cl है। तो ये जिस क्लोरीन जो है जिस कार्बन से अटैच है, ये कितने कार्बन से अटैच है? तो 1 2 3। तो ये आपका 3 डिग्री का हो गया एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि SN2 रिएक्शन जो होता है वो आपका सेकेंडरी एंड प्राइमरी हैलोल्केन में होता है। ज़्यादा अच्छा अगर आपको SN2 रिएक्शन चाहिए तो आपका प्राइमरी हैलोल्केन में होगा, मतलब कि 1 डिग्री हैलोल्केन में होगा। रीज़न क्या है मैं आपको समझाती हूँ। देख लो यहाँ पे क्या है, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक है, ये आपका जो है सो न्यूक्लियोफाइल है, सॉरी। ये आपका यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है क्या कि आप देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते होंगे आप, अगर आप, तो हैलोजन एटम का जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है कार्बन से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये अपने बॉन्ड को तोड़ना चाहेगा। जब अपने बॉन्ड को तोड़ना चाहता है तो ये जो है सो अपने ऊपर चाहता है क्या कि हम अपने ऊपर मतलब कि इलेक्ट्रॉन को खींच ले, है ना। तो ये चाहता है क्या कि मैं जल्दी से ब्रेक हो जाऊँ। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस पर जो है सो बनता है डेल माइनस, इस पर बनता है डेल प्लस। ठीक है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट भी दिखाता है जिसकी वजह से यहाँ पे डेल माइनस डेल प्लस बनता है। तो क्या होता है कि आप न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, तो पहले ये जो है सो अभी जो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है तो इसके पास पहले से डेल माइनस है, तो न्यूक्लियोफाइल खुद ही नेगेटिव है। तो ये अगर आगे से अटैक करना चाहता है क्या कि मैं जाके किसी तरह से बॉन्ड बना लूँ, तो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो एक दूसरे को रिपेल कर लेते हैं। और क्योंकि ये जो आपका हैलोजन जल्दी से नहीं निकलता है, जल्दी से विड्रॉ नहीं होता है, तो इसी वजह से
ये जो है सो बैक साइड से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहाँ पे तो आपका नेगेटिव पहले से है, इसलिए बैक साइड अटैक करता है। जब बैक साइड अटैक करेगा तो फिर ये अनस्टेबल हो जाएगा, 5 बॉन्ड हो जाएगा, तब जाके आपका हेलोजन ग्रुप खुद से ही विथड्रॉ हो जाता है, मतलब ज़बरदस्ती उसको निकाल देता है न्यूक्लियोफाइल को। तो वही बात है, बस यहाँ पे बस इतना ही समझना है बात आपको कि SN2 रिएक्शन जो है आपका, ये अभी आपको मैं ये बताऊँगी कि यहाँ पे जो बोल रहा है कि प्राइमरी में अच्छा होता है, सेकेंडरी में अच्छा होता है, वो क्यों होता है? तो मैं यहाँ पे आपको पहले ड्रॉ करके दिखाती हूँ पहले मैं। ये CH3, ये आप भी आपका CH3, ये आपका Cl, ये 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? CH3, CH, CH3, ये आपका Cl, ठीक है? और यहाँ पे आपका CH3 और Cl मान लेते हैं 1 डिग्री है, ठीक है? यहाँ पे मानो तो आप एक और कार्बन ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका Cl है, यहाँ पे जो आपका Cl, इस पे डेल माइनस बनेगा, डेल माइनस बनेगा, डेल माइनस बनेगा, ठीक है? कलर चेंज कर लेते हैं। तो क्या है कि इस पे जो डेल माइनस बनेगा, सब पे डेल माइनस बन रहा है, ठीक है? अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। अब बताओ कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है पहले से, ये लीव नहीं कर रहा है अभी तक, अटैच है कार्बन से, तो इसको आगे से अटैक करने में दिक्कत होगा, ठीक है? न्यूक्लियोफाइल को आगे से अटैक करने में दिक्कत होगा, तो ये बैक से अटैक करेगा। अब मुझे बताओ कि ये जो क्राउड है, कहाँ से आसानी से अटैक करेगा, कहाँ पर? तो क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है 3 डिग्री कार्बन का, 2 डिग्री का, और स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है 1 डिग्री का, तो इसी वजह से SN2 जो होता है बैक साइड अटैकिंग है, तो 1 डिग्री में सबसे अच्छा से हो पाता है। समझ आया बात? क्योंकि क्राउड ज़्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो वो आपका बैक साइड अटैक करता है, इसलिए आपका SN2 बैक साइड अटैकिंग रिएक्शन है, और बैक साइड से अटैक करता है, और ये 1 डिग्री में सबसे अच्छा होता है। इसका जो ऑर्डर होगा 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, सबसे कम जो आपका वो 3 डिग्री में होगा, सबसे कम। सबसे बेस्ट जो आपका प्योर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड आपका SN2 रिएक्शन देगा, ठीक है? बस इतनी सी बात को यहाँ पे लिखना है, लिख दिए। यहाँ पे रेट कैसे डिसाइड करेंगे? तो रेट आप जानते होंगे कि इसका जो पावर होता था उसी को ऐड करते थे, तो कुछ भी पावर नहीं है तो 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। दिस रिएक्शन हैज़ बीन फाउंड टू ओबे द रेट लॉ। ये आपका रेट है, इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। देखो मैं आपको कुछ समझा रही हूँ कि यहाँ जो SN2 रिएक्शन था, ये आपका 1 डिग्री में ज़्यादा होता है, 2 डिग्री में कम, और 3 डिग्री में ज़्यादा, सबसे कम होता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न तो मैंने बता दिया कि स्टेरिक हिंड्रेंस रीज़न है, लेकिन ये क्या है कि ये 1 स्टेप रिएक्शन है ना? इसको भी याद रख लेना कि ये 1 स्टेप रिएक्शन है। ये डायरेक्टली जो है सो अटैक करता जाके, और ये जो है सो लीव हो जाता है। इसमें जो है सो आपका रेजोनेंस बोलते हैं, या फिर जो है सो स्टेप वाइज़ बोलते हैं, वैसा नहीं, ये आपका 1 स्टेप में रिएक्शन हो जाता है, ठीक है? चलिए, ये अगर आप नोट करना चाहते हो, ग्राफ वगैरह, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, नोट से कुछ अगर आप नोट करना चाहते हो तो वीडियो को स्टॉप करके नोट कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे वही दिखाया गया कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ये आपका 1 डिग्री कार्बन कटायन है, ये अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे नेगेटिव है, ये अटैक किया, पहले ये स्लो रिएक्शन होता है, तो स्लो होता है तो क्या कि Cl भी अटैच है, यहाँ से OH भी अटैक कर लेता है, तो ये पार्शियल बॉन्ड है, तो ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। फिर यहाँ से फास्टली ये इसमें चेंज हो जाता है। लग रहा है कि 2 स्टेप है, लेकिन वो मैंने दिखाया है बस ऐसे ही, बाकी ये 1 स्टेप में हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द OH माइनस आयन अटैक्स ऑन पॉजिटिव कार्बन एटम ऑफ CH3Cl न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द बैक साइड टू द लीविंग ग्रुप इन स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वहीं से हम लोग और रेट ऑफ रिएक्शन को प्राप्त करते हैं। दिस मिनिमाइजेज द रिपल्सन बिटवीन पार्शियल लोन पेयर्स इन द ट्रांजिशन स्टेट बिकॉज दे आर एट 180 डिग्री। दिस डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन एंड फैसिलिटेट्स द रिएक्शन। इस बात का क्या मतलब है, मैंने समझा दिया है पहले ही कि ये जो है सो बैक से अटैक करता है, ताकि जो है सो ये जो आपका चार्ज है, इसके बीच में आपका 180 डिग्री का एंगल बने, और जो है सो मिनिमम रिपल्शन हो माइनस माइनस चार्ज में, ठीक है? चलिए आगे आते हैं। ये आपका एनर्जी प्रोफाइल ग्राफ भी है, आप पहले बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि SN1 रिएक्शन क्या होता है। SN1 रिएक्शन क्या होता है, देखो यहाँ पे, इट मीन्स सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इट इज़ अ 2 स्टेप रिएक्शन। ये 2 स्टेप में होता है। इन द फर्स्ट स्टेप द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स heterologically. In the second step the nucleophile reacts rapidly with the carbocation that was formed in the first step. तो पहले स्टेप में जो आपका हाइड्रोजन ग्रुप था वो लीव कर जाता है। जब लीव करेगा तो वहाँ पे आपका प्लस चार्ज बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, और जब कार्बोकैटायन बनता है तो फिर सेकंड स्टेप में वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल उसको अटैक करता है, ठीक है? देख लो, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे OH था आपका, तो यहाँ से आपका ये OH जाके यहाँ पे अटैच हो जाता है, यहाँ से आपका क्लोरीन निकल जाता है।
3 डिग्री अल्कोहल बनता है, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है वो देखते हैं पहले। स्टेप 1 में क्या हुआ, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन ब्रेक्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन टेक्स प्लेस। तो क्योंकि न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट था वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे जो बॉन्ड है वो टूट जाता है और वहाँ पे कार्बोकेटायन बन जाता है। इट इज द स्लोवेस्ट एंड द रिवर्सिबल स्टेप एज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होता है, इसलिए आपका स्लो भी होता है, रिवर्सिबल स्टेप भी होता है। जो स्लो स्टेप होता है उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, क्योंकि वही से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को पता लगाते हैं। The bond is broken by solvation of the compound in a protic solvent. The rate of reaction depends only on haloalkane, नॉट न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आपका, यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफाइल पर अटैक नहीं कर, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता है। इस बात का आप ध्यान से रखें। देखो यहाँ पे जो स्लो रिएक्शन है ये आपका Cl पहले लीव करता है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है क्या कि सॉल्वेशन ऑफ द कंपाउंड प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट का हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट का, क्योंकि देखो जब हम लोग वाटर आपका एक प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो वाटर में जब आप करोगे तो H+OH- का ऐसा बनेगा, और ऐसा प्रोटिक बनेगा तो क्या करेगा ये कि Cl को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द कार्बोकेटायन फॉर्म इन स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करता है, जो आपका ये कार्बोकेटायन बना है इसी को वो अटैक करेगा। In the case of alkyl halide, 3-degree alkyl halide undergo SN1 reaction very fast because of the high stability of 3-degree carbocation। क्योंकि जितना ज़्यादा आपका स्टेबिलिटी होता है उतना जल्दी रिएक्शन होता है। तो जहाँ हम लोग SN2 में देख रहे थे कि SN2 जो है सो 1 डिग्री को रिफ़र करता है, वहीं आपका जो SN1 है ये आपके 3 डिग्री को प्रीफर करता है रिएक्शन के लिए। तो आप ये समझ लो कि प्योर 1 डिग्री आपका SN2 रिएक्शन देगा, प्योर 3 डिग्री आपका SN1 रिएक्शन देगा, ठीक है। Hence, allylic and benzylic halides show high reactivity towards the SN1 reaction। क्योंकि allylic और benzylic जो वहाँ पे conjugation बनता है, और जब conjugation में ज़्यादा स्टेबल होगा तो SN1 रिएक्शन देगा। लेकिन 3 डिग्री से ये कम स्टेबल होता है। 3 डिग्री के बाद आपका allylic आता है, उसके बाद आपका 2 डिग्री आता है, ठीक है। इसको भी याद रखना ऑर्डर को। यहाँ पे आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, जिसे आप बनाना चाहते हो बना सकते हो, ठीक है। अब फैक्टर्स क्या क्या है जो एसन रिएक्शन को अफेक्ट करती हैं, तो ये भी देख लो। द एल्काइल हैलाइड हैविंग बल्की एल्काइल ग्रुप्स एज फाउंड इन 2 डिग्री 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन इज फेवर्ड ओवर SN2 रिएक्शन, है ना। अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री होगा तो SN1 रिएक्शन होगा SN2 के कंपैरिजन में। 2 डिग्री में दोनों में हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कैसे न्यूक्लियोफाइल ले रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप कैसा है, जो अच्छा लिविंग ग्रुप है तो जल्दी से देखो, जब जल्दी से लीव कर जाएगा तो जल्दी से रिएक्शन हो जाएगा। ग्रेटर द लाइबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ SN1 और SN2 रिएक्शन। जितना जल्दी लीव करेगा उतना जल्दी जो है सो आपका SN1 या फिर SN2 रिएक्शन हो जाएगा। द वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप्स, वीक बेसिस जो होते हैं अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। बेस स्ट्रेंथ, इसको अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। इन SN1 रिएक्शन द न्यूक्लियोफाइल इज इन्वॉल्व इन फास्ट स्टेप। SN1 में जो से न्यूक्लियोफाइल फास्टली इन्वॉल्व करता है। हैंस द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसी वजह से वहाँ पे, क्योंकि बहुत जल्दी ही रिएक्शन कर लेता है, तो वहाँ पे इसलिए क्योंकि हम लोग, मैंने क्या बताया था कि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या बोलते हैं उसको, कंक्लूड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ RDS। RDS मतलब कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो कि स्लो होता है। तो जो स्लो स्टेप है वही ना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे वही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो उसी से हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चलता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ कि मान लो कि 3 दोस्त हैं, तीनों पिकनिक पे जा रहे हैं, और बोला गया है क्या कि एक एरिया पे आके, मतलब कि एक मार्केट है वहाँ पे आना, वहाँ से हम लोग निकलेंगे गाड़ी पे चढ़ के। तो 2 दोस्त तो आ गया, एक दोस्त नहीं आया, तो सबसे स्लो आ रहा है। तो डिपेंड करेगा उसी पे ना कि अगर वो आएगा तो पिकनिक जाएंगे, जितना लेट आएगा तो लेट जाएंगे। तो जो स्लो स्टेप होता है ना वो रेट पर डिपेंड करता है। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बहुत जल्दी रिएक्शन कर ले रहा है, बहुत जल्दी ही निकल भी जा रहा है, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा ना। जो सबसे स्लो स्टेप होता है पूरे मैकेनिज्म में, उसी पर हम लोग को रेट डिपेंड करता है। तो जो इसका स्लो स्टेप होता है वो आपका, उसका कंसंट्रेशन 1 होता है, इसलिए आपका SN1 रिएक्शन होता है, जो कि यूनिमॉलिक्यूलर होता है और ऑर्डर उसका होता है 1। लेकिन SN2 में जो आपका स्लो स्टेप है वो आपका, उसका रेट ऑफ रिएक्शन का 2 होता है, ठीक है।
in SN2 reaction, nucleophile is involved in slow step and hence its rate depends on the strength of nucleophile. और क्योंकि न्यूक्लियोफाइल स्लो होता है वहाँ पे SN2 में, तो स्लो होगा, न्यूक्लियोफाइल जल्दी से लीव नहीं कर रहा था, आपने देखा था कि जल्दी से लीव नहीं कर रहा, जब पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेता है तब जाके जो है आपका हाइड्रोजन ग्रुप लीव करता है, तो वहाँ पे आपका वो स्लो स्टेप है तो उस पर निर्भर करेगा, इसलिए हम न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर और जो है एल्काइल हैलाइड का ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर जोड़ते हैं तो आपका आता है 2. Therefore, the rate increases with increase in strength. Therefore, the rate increases with increase in strength of nucleophile. जितना स्ट्रेंथ आप न्यूक्लियोफाइल का बढ़ाओगे रिएक्शन का रेट उतना बढ़ेगा. नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है? The type of solvent can affect the reaction. Polar protic solvents speed up SN1 reaction while non-polar solvent make SN1 reaction slower. Thus, the polar solvent favors SN1 reaction while the non-polar solvent favors SN2 reaction. बस आपको इतना याद रखना होगा, समझ में नहीं आ रहा है तो, कि SN1 रिएक्शन में जो है सो पोलर प्रोटिक लेंगे सॉल्वेंट और SN2 में नॉन पोलर लेंगे. ठीक है, बस इतना आप याद रख लीजिए. स्टीरियोकेमेट्री क्या है? स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है SN1 का SN2 का? तो यहाँ पे बोल रहा है कि इन एन ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व SN2 रिएक्शन, इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन टेक्स प्लेस बिकॉज द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द पॉजिटिव कार्बन एटम फ्रॉम द अपोजिट साइड टू द लिविंग ग्रुप. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका जो है इन्वर्सन होता है, जबकि देख लो यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है तो उल्टा करेगा तो इन्वर्सन बोलेंगे, जब सीधा करेगा तो उसको कन्फिग्रेशन बोलेंगे या सॉरी कन्वर्सन बोलेंगे. और किसी किसी केस में जो आपका SN1 रिएक्शन है, SN1 में आपका जो सो कन्वर्सन भी होता है, किसी में इन्वर्शन भी होता है, तो जो मेजर होगा उसको बोलेंगे. और जब ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं रेसमाइजेशन टेक्स प्लेस या फिर रेसमिक मिक्सचर बन रहा है, तो वहाँ पे ऐसा बोलते हैं. आप इतना बात याद रखिए कि SN1 में जो है सो आपका कन्वर्सन होता है, लेकिन SN2 में आपका इन्वर्सन होता है कि उल्टे तरफ से आपका रिएक्शन होता है, बैक साइड से रिएक्शन होता है. इतना समझ में आया होगा तो ठीक है. आपको मैं इलेक्ट्रोफाइल पे जो है आपका सॉरी एलिमिनेशन रिएक्शन जो है आपका उसका मैं एक वीडियो आपको करवा दूंगी एलिमिनेशन का, फिर आपका क्लियर हो जाएगा एल्काइल हैलाइड पूरा. फिर एराइल हैलाइड का मैं पूरा एक ही वीडियो में कोशिश करूँगी कंप्लीट करने की. थैंक यू.